हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी आपके लिए सीरीज शुरू की थी। उन्हीं सीरीज की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी मेंस की सीरीज की शुरुआत करेंगे। मेंस की सीरीज की शुरुआत करते समय हमने यहाँ पे दो बातों को ध्यान में रखा है। पहली बात ये कि जो बच्चे 2021 का एग्ज़ाम देंगे या जो बच्चे 7 जनवरी को मेंस राइटिंग करेंगे उनके लिए हमारा क्या प्रोग्राम हो, साथ ही वो बच्चे जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए हमारा मेंस का क्या प्रोग्राम है, 2023 या 24 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हमारा मेंस का क्या प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें बातें आपको इस वीडियो में कवर कराई जाएंगी। बट इस वीडियो में अधिकांश जो हमारी बातें होंगी वो 80% बातें केवल और केवल 2021 के बच्चों के लिए होंगी। अब यहाँ पे खास बात एक ये याद रखना कि 2021 का मतलब ये मत ले लेना कि 2022 वाले बच्चे रेस्ट करें, 2023 वाले बच्चे रेस्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हम ये तैयारी आपको कराएंगे, चाहे वो आंसर राइटिंग की हो या फिर किसी टॉपिक को कवर कराने की बात हो या फिर किसी करंट अफेयर्स के इश्यूज को डील करने की बात हो, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आपने 2021 की इस आंसर राइटिंग सीरीज में या 2021 के इस मेंस बूस्टर प्रोग्राम में अपने आप को पार्टिसिपेट कर लेंगे तो यकीन मानिए कि जब आप 2022, 2023 या 2024 का एग्जाम देंगे तो आपको केवल और केवल 10% एनर्जी ही खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि 90% एनर्जी आपने यहाँ पे खर्च कर दी होती है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात सीखने को मिलेगी वो ये कि नित्य जब आप उत्तर लेखन करेंगे या नित्य जब आप किसी टॉपिक को समझेंगे और उसको लिखेंगे तो आपके जो हाथ हैं ये खुलेंगे। खुलने के साथ ही जब आप 2021 की मुख्य परीक्षा का पेपर देखेंगे तो अपने आप को काफ़ी सहज प्रतीत कराएंगे। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जब आप ये मेन परीक्षा या मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कर रहे होंगे तो आपका प्रीलिम से संबंधित लगभग 60% पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जो इस बार के बच्चों को कवर करने में कमी कहीं ना कहीं मेरी तरफ से रह गई थी। अगर मैंने आपको मेंस बूस्टर प्रोग्राम पूरा कवर कराया होता या श्री आईएएस एकेडमी आज से 1 या 2 वर्ष पहले खुली हुई होती और तब हम आपको आज का प्रीलिम जो कल हुआ था वो दिलवाते तो मे भी आपका परफॉर्मेंस और बेस्ट हो जाता। बट चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे चिंता की तो बात है ही कि इतनी बड़ी मेहनत आपने की और आपको सफलता और असफलता के बीच मंझधार में कुछ समय के लिए फंसना पड़ रहा है। लेकिन चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि ना तो आपका मास्टर थका है, ना ही आपका संस्थान थका है और ना ही हमारे अंदर जीतने की जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है। बस थोड़ा सा ठहराव है 5 से 6 महीने का। 5 से 6 महीने बाद हम अपने परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतरीन बना के और इस ठहराव को भी दूर कर देंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है अभी 2021 की मुख्य परीक्षा पर ध्यान देने की। आप में से कई सारे बच्चों का मैसेज आया, कई बच्चों के कॉल्स आए कि सर मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या ना करें। तो इसका रीजनेबल तथ्य और तर्क तो हमने आपको अपने प्रीवियस पार्ट में बता दिया था, लेकिन हमने वहाँ पे ये नहीं बताया था कि मेंस की परीक्षा करने का क्या फ़ायदा होगा और ना करने का क्या फ़ायदा होगा। ये चीज़ वहाँ पे नहीं बताई थी। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे आज आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हमारे क्या क्या बेस ग्राउंड हैं। बेस ग्राउंड का मतलब हम किस तरीके से टॉपिक को आपके साथ कवर करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि सिलेबस को कवर करने का पैटर्न हमारा क्या होगा। जैसे प्रीलिम में हमारा सिलेबस होता ही नहीं है, मोटे मोटे बस सब्जेक्ट होते हैं और हमने उनको कवर कराया था कुछ हद तक, लेकिन हमने उनको सतही तौर पे कवर कराया था और केवल इंटेंस फोकस वाले टॉपिक को ही चुना था। ठीक है, वो टॉपिक आए कि नहीं आए इस पे डिबेट और डिस्कस नहीं करेंगे। आप में से जिसको देखना हो तो जाके यूट्यूब पर देख लेना, सारी क्लासेस ऑन मोड पे पड़ी हुई हैं। लेकिन इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो केवल हमारे उन बच्चों को पता होगा जिनके पास हमने लिंक शेयर की थी। ठीक है,
तो उसके बारे में आपको बवाल में नहीं पड़ना है, आगे की चीजें देखनी है और एक विश्वास के साथ में तैयारी करनी है। दुनिया में कोई भी चीज होती है, जैसे छोटी सी बात बताएं आपको कि आपका भाई होगा या आपकी बहन होगी, घर में कोई हो या ना हो, रास्ते में कोई हो या ना हो, अगर आप उसके साथ में हैं या वो आपके साथ में हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि मेरा भाई है, ये मुझे मारेगा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो वो क्या चीज शो करता है? वो शो करता है विश्वास। ऐसा ही विश्वास अगर आप हमारे ऊपर करते हैं तो ही आप यकीन मानिए कि श्री आईएएस एकेडमी से बहुत कुछ गेन कर पाएंगे। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास कम है या विश्वास डगमगाने लगता है तो फिर मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस संस्थान को ज्वाइन करें जिसमें आपका विश्वास है। किसी भी संस्थान से आधे अधूरे मन से मत जुड़ें, क्योंकि कोई भी संस्थान अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी शिद्दत से आपकी तैयारी कराता है, और अगर आप उस मेहनत और शिद्दत में उस पर यकीन ही नहीं करेंगे तो बेचारा फिर तैयारी कैसे कराएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? चलिए, जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो हम एक एक करके इस अपनी मुख्य परीक्षा के पैटर्न को, प्रारूप को, क्या हमारा तरीका होगा, कैसे हम आंसर आपसे लिखवाएंगे, कैसे हम अपना सिलेबस कवर कराएंगे, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके मन में शायद मुख्य परीक्षा 2021 का कोई भी प्रश्न शेष रहे, शायद किसी बच्चे के अंदर 2022 की मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर कोई प्रश्न शेष रहे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है? और यहाँ पे ऑप्शनल की हम बात नहीं करेंगे। आप में से अधिकांश बच्चों को ऑप्शनल पता है कि मैं अभी करंट सिचुएशन में हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। मैंने ये वादा जरूर किया था कि मैं जनवरी या फरवरी से आप लोगों को सोशलॉजी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे 5 जून का जो प्रीलिम है उसको हर हाल में कवर कराना है, और उसके कवर कराने के लिए मैंने जनवरी में प्रीलिम्स के इनिशिएटिव की शुरुआत करने की घोषणा भी कर दी है। ठीक है? तो उस पे मैं डिबेट और डिस्कस नहीं करूंगा, वो जब आएगा तो जनवरी का प्रोमो होगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो हम अब अपने इस मेंस की तैयारी को देखते हैं। पहला प्रश्न आप में से अधिकांश बच्चों के पास से मेरे पास आया, वो ये कि साहब ये 10 अक्टूबर को जो एग्जाम हो गया, तो क्या अब हम तैयारी करें मेंस की या फिर हम वेट करें अपने रिजल्ट का? ठीक है, हो सकता है कि आप में से अधिकांश बच्चों को ये पता हो कि उनका रिजल्ट क्या हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। मैं रिजल्ट के कुछ क्राइटेरिया बता दे रहा हूं, उस हिसाब से फिर अपने आप को सोच लेना। हालांकि बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है और एक ही आपको सुझाव है कि रिजल्ट आपका हो रहा हो तो भी आप मुख्य परीक्षा 2021 की तैयारी करें, नहीं हो रहा है तो भी आप मुख्य परीक्षा 2021 की तैयारी करें, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रीलिम की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है अभी से। ठीक है, आपको ये भी पता है कि आपका सच में मेंस उतना स्ट्रांग भी नहीं है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि अभी आंसर राइटिंग आपकी उतनी बेस्ट नहीं है। और सपोज अगर आपका 5 जून का प्रीलिम हो गया तो जो आज द्वंद्व आपका प्रीलिम में है वही द्वंद्व 5 जून के बाद आपका मेंस में होगा, और 5 जून के बाद जब मेंस आपका हो जाएगा तो प्रीलिम हो जाएगा तो 17 सितंबर से फिर आपका मेंस है। तो वहां पे तो टाइम ऑलरेडी आपके पास कम है। तो यही एक सुनहरा अवसर है कि आप इस बार अभी से मेंस की तैयारी करें, या तो ये इस बार के लिए साधक सिद्ध हो जाएगा और या तो अगली बार के लिए साधक सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये किसी भी तरीके से आपके लिए हार्म नहीं पहुंचाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए बिना हिचक के, बिना सारी चीजों को दूर करते हुए आप मुख्य परीक्षा 2021 की तैयारी करें। कुछ बच्चे जिनको थोड़ी संतुष्टि चाहिए कि उनका क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कई बच्चों ने अपनी आंसर की मिला ली है, तो मैं उनको 2 से 3 सजेशन दूंगा। आंसर की में अगर 50 प्लस माइनस आप बच रहे हैं, 50 प्लस माइनस का मतलब 40 से प्लस माइनस अगर आप हैं इनकी आंसर की से, ठीक है, और आप सीसेट में अगर 28 के समथिंग है, बॉर्डर पे हैं या ऊपर नीचे हैं, तो भी आप मेंस की तैयारी करें, आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका इसमें से नहीं है, मान लीजिए आप 28 सीसेट में नहीं है, तो GS1 को फिर देखने की कोशिश मत करिए। ठीक है, और एक और बात बता दें, 28 नहीं है का मतलब ये बिल्कुल मत लगाना कि आप 26 हैं तो आप तैयारी ना करें।
क्योंकि 10 क्वेश्चन आंसर जो पैसेज के होते हैं वो यूपीएससी के ही सही होते हैं, सामान्य कोचिंग संस्थानों के सही नहीं होते हैं। तो अगर सपोज करो इन 10 में आपके 5 भी सही हो गए जो इन्होंने गलत करा दिए हैं, तो आप अपने आप 31 पे तो पहुंच ही जाओगे, 3 और आपके सही हो जाएंगे, अपने आप आपके 34 आ जाएंगे। तो उसमें सोचना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा उस पर धैर्य रख के आगे की तैयारी करो। और मेरा यही मानना है, कुछ भी करो या ना करो, मुख्य परीक्षा की तैयारी करो ही, ठीक है। क्यों करना है अभी आपको उसके हम फायदे सारे आपको बता दे रहे हैं, और हमारा क्या प्रोग्राम होगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो पहले तो हम आपको दिखा दें कि आपका एग्जाम कब है। तो ये आपने देखा एग्जाम आपका 10 तारीख को हो गया, और अब आपका जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम है वो है 7/1/2022 को। 5 दिन में एग्जाम पूरे कवर होते हैं। 5 दिन का मतलब है पहले दिन आपका एसे का जो पेपर होगा वो 1 होगा, 1 दिन में ही एसे का हो जाएगा। उसके बाद आपके 2 पेपर होंगे 1 दिन में, ठीक है। तो GS1 GS2 GS3 GS4 ये 2 दिन में आपके हो जाएंगे, मतलब 2 दिन में आपके ये पेपर हो गए। फिर आपका ऑप्शनल बचता है, तो 1 दिन में आपका ऑप्शनल हो जाता है। उसके बाद हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। इस तरीके से 5 दिन में आपके पूरे के पूरे पेपर को ये कवर करा देते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। तो हमारा कवर कराने का पैटर्न क्या होगा, ये तो इनका पैटर्न था, उस पे अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। और उम्मीद है कि वो जब डिस्कस कर लेंगे तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न शेष नहीं रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को, जो जो हम आपको बातें बताएंगे, ताकि आपके मन में जितने भी प्रश्न इस समय चल रहे हैं कि क्या करें, छोड़ दें, तैयारी ना करें, कारण बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो उन मैसेज का जवाब हम अलग तो नहीं दे सकते, इसलिए हमने सोचा सबको एक साथ ही जवाब दे दें। तो पहली बात यह है कि हमारा जो मेंस का प्रोग्राम है उसका क्या पैटर्न है। हमने ये सोचा है अपने मेंस के प्रोग्राम में जितने भी हमारे सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट का मतलब जितने भी हमारे पेपर हैं, चाहे वो GS1 हो, चाहे वो GS2 हो, चाहे वो GS3 हो, या चाहे वो GS4 हो, इनको हम कैसे कवर कराएंगे। आप में से जिन बच्चों ने मेंस के बैक ईयर के पेपर को देखा होगा, जिसने भी देखा होगा, तो चाहे GS1 हो, चाहे GS2 हो, चाहे 3 हो या 4 हो, इनमें 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट बेस्ड होते हैं, मतलब जो घटनाएं करंट में चल रही होती हैं उनको ही यूपीएससी आपके मेंस की आंसर राइटिंग में पूछ लेता है। बशर्ते यहाँ पे 2 से 3 जो ट्रेडिशनल टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, जैसे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हो जाए या वर्ल्ड हो जाए या एंशिएंट या आर्ट एंड कल्चर हो जाए, ये क्वेश्चन नहीं चेंज होते, ठीक है। दूसरा आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन ट्रेडिशनल वाला वो अगर होता है तो वो आपका चेंज नहीं होता। तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो आता है आपका खास तौर पे मे बी जहां तक मुझे समझ है वो आपका देते हैं ये लोग किस टॉपिक का, चलिए दिमाग से स्किप कर गया, आ जाएगा तो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। वो मतलब एक सब्जेक्ट और है जो कि ट्रेडिशनल से संबद्ध होते हैं। बाकी आपका इंडियन पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, IR की मैं अगर आपकी बात करूं, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी की, हाँ सोसाइटी या सोशल इशू, सोसाइटी या सोशल इशू की मैं बात करूं, ये जो टॉपिक होते हैं ये 3 के 3 ये ट्रेडिशनल में आते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है सोसाइटी या सोशल इशू कि इसमें करंट के इवेंट को आप नहीं जोड़ेंगे, करंट के इवेंट को बहुत जोड़ना पड़ता है, लेकिन ये मिक्सअप होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा वेश्यावृत्ति पे, ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा बूढ़े बुजुर्ग लोगों पे, आपको क्वेश्चन दे देगा भारतीय समाज पे, आपको क्वेश्चन दे देगा बच्चों पे, महिलाओं पे। तो ये जो टॉपिक है इसके लिए पहले तो आपको ट्रेडिशनल का क्वेश्चन पता हो और फिर करंट की जो करंट में सरकार ने जो प्रोग्राम लॉन्च किए या करंट में जो इंसिडेंट आपने देखे उनके बारे में पता हो तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक बात आती है वो ये GS4 की जो मैं कह रहा हूं वो है एथिक्स। एथिक्स में मेनली जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जितना भी, वो सब का सब अप्लाइड होता है। अप्लाइड का मतलब क्या हुआ? अप्लाइड का मतलब ये हुआ कि आपको गांधी के बारे में थोड़ा सा कहीं पढ़ने को मिल गया तो ये दे देगा गांधी की प्रासंगिकता बताइए। अब प्रासंगिकता का मतलब किसी एक बुक में नहीं लिखा होगा,
प्रासंगिकता का मतलब ये होता है कि गांधी के विचार पॉलिटी में कितने प्रासंगिक हैं, इकोनॉमी में कितने प्रासंगिक हैं, सोसाइटी में कितने प्रासंगिक हैं, आईआर में कितने प्रासंगिक हैं। इनको आप तभी कवर कर पाएंगे जब आपका करंट स्ट्रांग होता है, और ये हम आपको समझाएंगे कि कैसे कवर करना होता है। साथ ही एथिक्स में कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, या कहें कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं, या ट्रेडिशनल कुछ वोकैबुलरी हैं। जैसे आपको दे देगा सत्यनिष्ठा के बारे में, आपको दे देगा अभिवृत्ति के बारे में, आपको दे देगा अभिरुचि के बारे में, इनको इंग्लिश में भी बताएंगे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड वगैरह, ठीक है। आपको दे देगा नैतिकता के बारे में, आपको दे देगा वैल्यूज या मूल्यों के बारे में, आपको दे देगा कांट की नीति मीमांसा के बारे में, आपको दे देगा गीता के निष्काम कर्म के बारे में, आपको दे देगा बुद्ध की प्रासंगिकता, महावीर की प्रासंगिकता, अंबेडकर साहब की प्रासंगिकता, या अदर जितने भी थिंकर्स हैं, न केवल इंडियन बल्कि फॉरेन। साथ ही भावनात्मक लगाव, या कहें भावनात्मक बुद्धि, या कहें इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, या अंतःप्रज्ञावाद। ये कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो होते तो ट्रेडिशनल हैं, बट इनको करंट से आपको लिंक करना होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि करंट से लिंक करने का मतलब समझना, करंट से लिंक करने का मतलब अपने आप से लिंक करना। सपोज कीजिए जैसे आज आप में से कई सारी देवियों कई देवताओं ने हमसे ये कहा कि सर हमने तो सोचा था कि पेपर के बारे में आप हमसे कुछ पूछेंगे, हमने नहीं पूछा। आप लोग सोच रहे थे कि पेपर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अपनी वाहवाहियां लूटूंगा कि हाँ देखा इतने क्वेश्चन आ गए, इतने ये ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया। मैंने ये क्यों नहीं किया? कल जब मैं ऑटो में था, जब मैं पेपर पूरा आप लोगों का हो गया, उसके बाद जब मैं वापस घर जा रहा था तो मैं एनालिसिस कर रहा था, और मैंने दिमाग में यही रख लिया था, ऑटो में ही दिमाग में। भैया ने पूछा कि इस पे कुछ करोगे? मैंने कहा नहीं, कुछ डिस्कस नहीं करूंगा पेपर पे। बोले क्यों? मैंने कहा हर एक बच्चे के दिमाग में यही चल रहा होगा, तो मैं बच्चे की फीलिंग को पहले एहसास तो करूं, उनकी अनुभूति को समझूं तो कि उनके अंदर क्या चल रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है आज सिचुएशन ये है कि हमारे अंदर एक तरीके की सहानुभूति होनी चाहिए, या कहें हमारे अंदर एक तरीके की सिंपैथी होनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम को अपनी सूझ में रखकर हम समझने का प्रयत्न करें कि जो आप फील कर रहे हैं वो मुझे भी फील करना है, और उस फीलिंग के साथ ही किसी समस्या का समाधान देना है। तो मैंने वो आपको दिया। तो ये मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब आप सिंपैथी या इम्पैथी टॉपिक जब पढ़ें एथिक्स में, ठीक है, परानुभूति और सहानुभूति, ठीक है, या अनुभूति, तो ये जब टॉपिक पढ़ें तो उनमें एग्जाम्पल अपने डालें। ये मत डालें कि मोदी जी को ये अनुभूति हुई, या इंदिरा गांधी जी को ये अनुभूति हुई थी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या महात्मा गांधी को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट के डालो और अपनी जिंदगी के डालो, एग्जाम का डालो, है ना, किसी बच्चे का डालो, मार्केट में अगर आप गए हैं किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखा है उसका डालो। तो वो कैसे डालना है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि एथिक्स का जो पेपर है वो किसी नोट्स का गुलाम नहीं है, मतलब खुला है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। हाँ, कुछ चीजें पढ़नी है वो पढ़ लेंगे, उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर कर लेंगे, और फिर उसी पे वर्क करेंगे, उसी पे थिंकिंग करेंगे, और उसी से अपने क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट एक और बात कि एथिक्स में जो हमारी थ्योरीज आती हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जब आप केस स्टडी करते हैं तो वहां पे आपको सारी थ्योरी इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। तो वो हम ऑलरेडी आपको एथिक्स में पढ़ाए हैं, उसके आगे भी आपको पढ़ाएंगे, तो वहां पे वो कवर होंगी। इतनी बातें उम्मीद है आपने समझ ली। अर्थात आपने मोटे तौर पे एक बात ये समझ ली कि 99% जो पोर्शन है वो हमें करंट से ही पढ़ना है। तो अब करंट से पढ़ने के लिए हमने क्या प्रोग्राम बनाया? करंट से पढ़ने के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि आपको डेली न्यूज़पेपर में जो भी इवेंट आता है उस इवेंट को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर कराना, साथ ही पिछले 1 ईयर में जो भी न्यूज़पेपर आया है उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके साथ शेयर करना, यानी कि उसको आंसर राइटिंग करवाना। इसके अलावा जो भी अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग ब्लॉग, या जो भी अच्छे संस्थानों के द्वारा क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनका आंसर दिया जाता है, तो उन क्वेश्चन को वहां से लेना
उन आंसर को वहां से लेना, लेकिन उसको मॉडिफाई करते हुए या उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हुए, उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए आपको आंसर राइटिंग कराना। एक हम ये काम करेंगे। साथ ही हम क्या करेंगे कि हर एक टॉपिक को पहले गहनता पूर्वक आपको पढ़ा देंगे। उस गहनता पूर्वक टॉपिक को पढ़ाने के बाद फिर हम उससे संबद्ध एक क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देंगे कि ये क्वेश्चन आपको 150 शब्दों में लिखना है और लिखकर आपको हमें भेजना है। आप कैसा लिखते हैं कैसा नहीं लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिखें। और इसलिए आप अच्छा लिख पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी उसका एक प्रारूप भी आपको दे देंगे कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ऐसे लिखना है। हम आपको उसका एक गहन अध्ययन भी दे देंगे, फिर आपसे कहेंगे उसे लिखिए। मतलब सिंपल सी बात है कि जो हमारी मेंस बूस्टर प्रोग्राम की जो भी क्लासेस होंगी वो ऐसी नहीं होने वाली हैं कि हमने इथिक्स का सब्जेक्ट उठाया और उसका सिलेबस देखा, एक एक टॉपिक लाइन बाय लाइन खत्म करते गए और आपको डिटेल में 2-2 घंटे की 3-3 घंटे की क्लास ले ली और आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाएं उससे संबद्ध क्वेश्चन आपको आए, पहली चीज। दूसरी चीज, वो संबद्ध क्वेश्चन वो हो जो यूपीएससी के इस बार के मेंस में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हो, फालतू वालतू का क्वेश्चन ना हो। साथ ही हम यहाँ पे एक काम जो और करने वाले हैं वो ये कि हम आपको यूपीएससी के बैक ईयर में 25 वर्षों में, मे बी 25 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि 1979 से शायद बैक ईयर आती है, 1979 से 2020 तक पे जितने भी बैक ईयर है, मतलब 40 वर्ष मान लो, ठीक है। 40 वर्ष में ये मान के चलना कि कुछ नहीं तो 15 वर्ष का क्वेश्चन रिपीट ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो उन 15 वर्ष के क्वेश्चन को ना लेके हम केवल और केवल 25 से 30 वर्षों का या कहें सिमिलर क्वेश्चन को हटाते हुए स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कवर करा देंगे, सारे के सारे। उनका सबका आंसर फ्रेम आपको देंगे, आपसे कहेंगे कि वो आंसर आपको लिखना है, उसका एक पैटर्न आपको बता देंगे ताकि वो सारे बैक ईयर भी आप पूरे लिख डालें। इसके लिए आपको 2 से 3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि या तो आप A4 का बंडल परचेज कर लें, या तो आप यूपीएससी नाम की एक कॉपी आती है वो परचेज कर लें, या तो आप श्री आईएएस एकेडमी ने ऑलरेडी आपको एक अपने लोगो वाली कॉपी भेज दी है उसे कर लें। अब प्रश्न उठता है कि यूपीएससी वाली कॉपी इन तीनों में क्या अंतर आप करेंगे। तो अंतर हम ये कर देंगे कि जो बच्चा A4 की कॉपी खरीदेगा उसमें पेन के माध्यम से दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच के, ऊपर ऐसे लाइन खींच के उसको यूपीएससी की कॉपी बना लेगा, उस पे आंसर राइटिंग करेगा, तो आगे चलकर उसके जितने भी पेज खर्च हुए होंगे, ठीक है, उसकी सक्सेस के बाद उसका पैसा हम पूरा उसको रिफंड कर देंगे। पहली चीज। श्री आईएएस एकेडमी की अगर आप लोगो कर रहे हैं तो पहली आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये तभी परचेज करें जब आपको 0.50 पैसे फोटोकॉपी कर रहा हो, तभी। 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में करने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि आप श्री आईएएस एकेडमी का लोगो लें। हाँ, अगर आप ये वाली कॉपी खरीदने जा रहे हैं तो फिर यही अच्छा है कि आप मेरी वाली पीडीएफ निकलवा लें, तब सस्ती पड़ जाएगी आपको, क्योंकि ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये चीजें आप अगर इतना कर सकते हैं तो करिए, वैसे कोई जरूरी नहीं। मैं तो यही कहूंगा अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो A4 की कॉपी लें। A4 की कॉपी में दोनों तरफ आराम से आप लाइन खींचें। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में 1-2 कॉपी शायद दिखाना चाहूंगा, अगर मुझे यहाँ पे दिख जाती है तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप एक बार देख लें और फिर आपके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। शायद अगर यहाँ पे मिल जाती है कॉपी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे भाई दिखा दो कॉपी, ये तो आंसर राइटिंग का है। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्योंकि इसका वो किया है तो मुझे याद है आंसर की फ्रेमिंग। इसमें भी नहीं है, 1 मिनट रुकना, शायद मैंने पहले कहीं टाइप करके भेजा है। वाह रे, इसमें भी नहीं है। कहाँ गई कॉपी? कोई एक कॉपी है जिसमें मैंने खुद से बनाया है OMR आप लोगों के लिए।
यहीं तो होगी, 1 मिनट को थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे इसमें। हाँ ये देखो इसमें शायद होगी, हाँ इसमें है, देखो ये आप देखिए कॉपी। हाँ ये ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है ना। पेन से एक लाइन ऐसे खींचो, 2 लाइन नीचे को खींचो, ठीक है। ऐसे आपकी कॉपी बन जाएगी और इसी पे आप लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ भी, लेकिन आप जो हमें भेजना वो पीडीएफ बना के भेजना, ताकि हम आपका आंसर सही से चेक कर सकें। तो आप ऐसे अपना खाली बैठे हैं आजकल में, तो अपना खाली बैठ के यही सारे काम कर लीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा, आपके पैसे पूरे पूरे बच जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप कम बजट में अपनी तैयारी को अच्छा बना सकें, तो आप ये A4 की कॉपी कुछ ऐसे बना लेंगे। बाकी आपको वो वाली कॉपी लेना है नहीं लेना, वो आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि हाँ श्री IAS एकेडमी के लोगो वाली ही लेनी है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल कॉपी से काम चला सकते हैं। लेकिन बस रिक्वेस्ट यही है कि चाहे आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे 24 में दे रहे हो, चाहे 22 में दे रहे हो, स्कूल वाली कॉपी उपयोग मत करना या रफ पेज उपयोग मत करना, ठीक है। इससे अच्छा आंसर लिखना ही मत, वो ज़्यादा ठीक है, लेकिन ये दोनों पेज मत यूज करना। कारण स्कूल वाली का मतलब जो रूलिंग वाली कॉपी पे कुछ बच्चे आंसर लिखते हैं, है ना, कुछ रफ वाले गंदे पेज पे आंसर लिखते हैं, ये मत करना। इससे अच्छा आप लिखना ही मत। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेंस बूस्टअप प्रोग्राम में वही बच्चे आंसर लिखें जिनको आंसर लिखने का थोड़ी बहुत समझ है और जो अपनी गलतियों को सुधार के सही करने का प्रयत्न करना जानते हैं। मान लो अगर हमने आपको पहली बार कहा कि आपको ऐसे पॉइंट लगाना है, तो फिर आप ऐसे ही पॉइंट लगाएं। क्या हो गया इसको? अगर आपसे बोला ये पॉइंट ऐसे लगाना है तो ऐसे ही पॉइंट लगाएं। अगली बार हमें ये ना मिले कि हाँ आपने ये बुंदा बुंदा रख दिया है। अगर इतना रिफॉर्म करना जानते हैं तो ही आंसर लिखें, वरना हम आपका 2 से 3 आंसर चेक करने के बाद आपके आंसर चेक करना बंद कर देंगे। और जो बच्चे पहली बार आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, जिनको आंसर राइटिंग बिल्कुल भी लिखना नहीं आता है, उनसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है कि वो सबसे पहले लगभग 100 बच्चों के आंसर सुन लें। 100 बच्चों के आंसर का मतलब, जैसे अभी मेंस बूस्टअप प्रोग्राम की शुरुआत होगी तो इसमें हर एक बच्चा आंसर लिखेगा। तो हमने क्या किया कि 50-50 का ग्रुप बनाया, मतलब 50 क्वेश्चन एक साथ हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 50-50 के 2 वीडियो आप देखें। इनमें जो कमियां हैं, जो कमियां बेसिक वाली कि यहाँ पे पॉइंट ऐसे आएगा, यहाँ पैरा ऐसे बदलो, यहाँ हिंदी ऐसे सुधारो, तो वो कमियां आप एक पेज पे अपनी लिखते जाएं और उन कमियों को आप अपने आंसर में मत करना। कि मान लो आप पैरा ही नहीं तोड़ रहे हो, खूब लंबा लंबा लिख दे रहे हो, शॉर्ट ही नहीं कर रहे हो, है ना, या आपने शब्दों की मर्यादा का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया, या आपने पेज को सही क्रम में नहीं रखा, राइटिंग बिल्कुल खराब रखी, तो उस चीज पर सुधार करें। और जब वो सुधर जाए तब आप अपनी आंसर हमें भेजें, ताकि तब हम आपके आंसर सही से चेक कर पाए। वरना हमारी आधा समय तो इसी में खफा हो जाएगा कि आपने कौन सी राइटिंग लिखी है, क्या ये कमियां कर रहे हो, है ना। तो वो काम मत करना। और यही चीजें इन बच्चों के लिए भी होंगी कि जो हम आपको 50-50 क्वेश्चन आपके चेक करेंगे, अगर हमने आपसे एक बार में बोल दिया कि ये कमी नहीं होनी चाहिए तो अगली बार नहीं होनी चाहिए। और अगर आप फिर भी मक्कार हैं, बुद्धू टाइप के इंसान हैं कि नहीं मास्टर हम मानेंगे ही नहीं, तो फिर आपके लिए स्वतंत्रता है, आपका आंसर नहीं चेक होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये आंसर राइटिंग को लेकर कि अगर आप हमसे आंसर चेक करवाते हैं, हमने उसमें जो आपको रिकमेंड कर दिया, उस रिकमेंड से आप असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए संतुष्टि का प्रयत्न मुझसे मत करना। मैं बिल्कुल भी उसमें आपको संतुष्ट नहीं करूंगा। एक और बात कि मेरे द्वारा चेक किया हुआ आंसर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके दोबारा चेक करवाते हैं और वो आपके आंसर को बेस्ट से सुपर बेस्ट बताता है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, क्योंकि वो आपकी चाकरी करना जानता होगा, मैं आपकी चाकरी कर नहीं सकता हूं। जो सत्य है वो सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। बस मेरे आंसर चेक करने की एक ही बस सीमा है, या कहें एक ही व्यक्ति मेरे आंसर को सही से चेक कर सकता है, और वो है स्वयं यूपीएससी। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मेरे आंसर को चेक करने के बाद उसको रीचेक कर पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बाकी जो संस्थान हैं उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है, क्या कि अगर वो आपके आंसर को पहले दिन ही गलत ठहरा दिए तो आप उनके कोचिंग में एडमिशन नहीं लोगे, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन मेरी एक प्रवृत्ति है कि आपकी कमियों को बताना,
आपके सुझावों को भी बताना कि ये कमियां थी, इसको आप ऐसे कर लें, और फिर आप नहीं करते हो तो ये आपकी गलती हो जाती है। तो मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि कमियों के साथ आपको सुझाव दूं। ये लोग आपकी कमियां बताएंगे और एक लाइन में बस सुझाव लिख देंगे, अच्छा लिखते हैं, लिखते रहिए। वो ड्रामा करने वाला प्रोसेस अपने पास नहीं है और ना ही मैं वो करूंगा। तारीफ के मुझसे भूखे मत रहना। अगर अच्छा लिखते हो तो अच्छी तारीफ करूंगा, खराब लिखते हो तो खराब तारीफ करूंगा, बिल्कुल गलत लिखे हो तो पूरा ऐसे काट दूंगा। लेकिन गारंटी है जो ही ऐसे मैंने काटा तुरंत उसका सही उत्तर भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि काट दिया पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने काटा है तो मैं उसका सही उत्तर आपको तुरंत बता दूंगा। आपको ये क्या करना है कि उस उत्तर को फिर से लिखना है और फिर से सही से लिख के फिर हमें भेजना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी, इस मेंस बूस्टर प्रोग्राम में किसी अन्य का कोई क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, किसी टेस्ट सीरीज का कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। आप अगर यूपीएससी के बैक ईयर के क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जरूर हम जवाब देंगे, लेकिन मेरा यही मानना है कि यूपीएससी के क्वेश्चन के बैक ईयर आप हमसे मत पूछना, कारण कि हम ऑलरेडी आपको इनको क्रम वाइज कवर करा देंगे, और जब हम कवर करा ही देंगे तो आपके कवर हो जाएंगे। पहले से पूछ के पहले से वो करके भौकाल मत क्रिएट करना कि आप मेरे को देख के मतलब पहले से अपना भौकाल क्रिएट करने लगे कि हाँ देखो मास्टर हम बैक ईयर के इतने सारे आंसर लगा ले रहे, बैक ईयर के इतने आंसर लगा ले रहे। ये मत करना, ये आपके लिए घाटे के सौदा बन जाएगा, ठीक है। जैसा हम चलते जाएं वैसा आप चलते जाइएगा, आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। प्रश्न उठता है कि ठीक है साहब इतना हम कर लेंगे, इतने सारे प्रोग्राम हम आपके समझ गए, लेकिन आप कैसे तैयार करोगे कल से। तो हमने कोशिश की है कि एक दिन में हम आपको अभी 4 से 5 क्वेश्चन देंगे। 4 से 5 अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है, अभी 4 से 5 इसलिए दे रहे हैं ताकि 28 से 30 तक रिजल्ट आ जाए तो आपका परिणाम अच्छा हो जाए, ठीक है। 4 से 5 ये क्वेश्चन आपके अभी केवल और केवल 3 दिन तक चलेंगे। 3 दिन का मतलब कि मे बी 15 अक्टूबर तक। 15 अक्टूबर के बाद इन क्वेश्चन की लिमिट हो जाएगी 10 से 15। 20 अक्टूबर के बाद इनकी सीमा हो जाएगी 20 से 25, ठीक है। और अक्टूबर के एंड तक लगभग ये 30 से 35 हो जाएंगे, और मे बी 1 नवंबर से आपके एक दिन में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे लिखने को। क्योंकि आप एक दिन में यूपीएससी में 40 ही लिख कर आएंगे, तो इसलिए हम आपको पूरे के पूरे अगले 2 महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। अब अगर मैं आपको बेसिक तौर पे बता दूं कि मैं कितने क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा, तो वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 40 क्वेश्चन अगर मैं एक दिन में कराऊंगा और 60 दिन की स्थिति अगर होगी तो ये लगभग आपके 2400 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, ठीक है। मे बी ये हो गए। बाकी आपके यहाँ पे अगर मैं इसका औसत अगर समझूं आपके लिए तो कम से कम 10 क्वेश्चन, या आप मान के चल 10 ही क्वेश्चन आप औसत में ले लीजिए, तो 10 क्वेश्चन इंटू 30, ठीक है। 30 को मैं मान के चला हूं पूरा महीना, यहां पे लगभग मैं आपको 300 क्वेश्चन के आसपास कवर करा दूंगा, यानी कि 2700 क्वेश्चन मैं आपको ये कवर कराऊंगा। ये 2700 क्वेश्चन आपके 2700 टॉपिक से संबद्ध होंगे, समझ रहे हो। 2700 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे तो इसके 10 क्वेश्चन आपको करा दिए, ऐसा नहीं। टॉपिक से संबद्ध होंगे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो टॉपिक के बेस पर हम इसे कवर कराएंगे। जैसे मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूं, फिर उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन को कवर कराऊंगा ताकि आपके भी दिमाग में एक इमेज बन जाए पूरी। तो मैं आपको एक बार टॉपिक यहाँ पे दिखा देता हूँ सबके, ताकि कोई दिक्कत ना आए। सिलेबस यूपीएससी, हाँ जनरल स्टडी, ये बैक ईयर है, शायद यही होगा सिलेबस। गो टू द मैसेज, हाँ यही है सिलेबस आपका। तो मैं आपको देखो सिलेबस के हिसाब से दिखाता हूँ। ये सिलेबस हम आपको शेयर कर देंगे, आपके पास जिन बच्चों के पास ना हो तो वो ले सकता है। अरे भाई ये प्रीलिम का थोड़ा ना देखना था, हद करता है ये भी। मेंस का चाहिए सामान्य अध्ययन संपूर्ण पाठ्यक्रम। अरे भाई क्या 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 हो गया इसको।
ये देखिए, ये जनरल स्टडी का सिलेबस है, यूपीएससी का जो मानक सिलेबस है, ठीक है। तो आप जब जनरल स्टडी पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला तो मिलता है एसे का पेपर। हमें एसे से मतलब नहीं है, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। टोटल आपके लगभग ऐसा कुछ पेपर होता है, ठीक है। कुछ बच्चों को शायद नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ बच्चों के लिए कंफर्म कर दूं। एसी का पहला पेपर हमारा होता है, उसके बाद हमारा GS1 GS2 के होते हैं, GS3 GS4 होता है, फिर हमारे जो वैकल्पिक विषय हैं वो होते हैं, और 2 पेपर हमारे और होते हैं, हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 9 पेपर आपको देने होते हैं। 9 पेपर आपको 5 दिन में देने हैं। ये आपको 1 दिन हो जाएगा, ये आपका दूसरा दिन हो जाएगा, ये आपका तीसरे दिन हो जाएगा, ये आपका चौथे दिन हो जाएगा, और ये 2 पेपर आपके 5वें दिन हो जाएंगे। तो ये आपको इतनी बेसिक बातें पता चल गई। अब हम जो पढ़ाएंगे आपको, मेनली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको कैसे तैयारी कराऊंगा। तो जैसे यहाँ सामान्य अध्ययन 1 जब आप देखते हैं ना, तो इसमें काफी सारे और सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। सब सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब सब्जेक्ट का मतलब हुआ आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी। हिस्ट्री में आपकी मॉडर्न, वर्ल्ड, मेडिवल और ये आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी आ जाएगी और इंडियन सोसाइटी आ जाएगी। मोटे तौर पे अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको लगभग मिल जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो हम हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इनको कवर करेंगे, ज्योग्राफी में और साथ ही सोसाइटी में। सबसे छोटा हमारा जो टॉपिक है वो होगा ज्योग्राफी का, उससे छोटा होगा हमारा, सबसे छोटा ज्योग्राफी का, उससे थोड़ा सा बड़ा सोसाइटी, और उससे भी सबसे ज्यादा बड़ा हिस्ट्री। मतलब हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारा 1 दिन में या 2 दिन में ज्योग्राफी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रेडिशनल में, उनको कवर करा दें। साथ ही सोसाइटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं 3 से 4 दिन में, उनको कवर करा दें। हिस्ट्री से संबंधित जो भी ट्रेडिशनल के क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर करा दें। मतलब ये हमारा काफी कम टाइम का, काफी कम छोटा सा एक सिलेबस हो जाता है। दूसरी बात आती है GS2 की। GS2 में हमें मिलती है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और IR। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, अगर हम सोशल जस्टिस को अगर छोड़ दें, हालांकि ये भी करंट से ही हो जाता है, अगर इसको छोड़ दें तो बाकी सब के सब आपके करंट से क्वेश्चन आते हैं। तो करंट लेवल पे कैसा क्वेश्चन आएगा वो हम करंट से कवर करेंगे। अर्थात इसके लिए हम ट्रेडिशनल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रस्तावना के बारे में बताइए, आपसे नहीं पूछेगा, तो इसलिए उसके बारे में हम आपको नहीं कवर कराएंगे, और ना ही उसके बारे में आपको किसी भी तरीके से सोचना है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहां से अवॉइड कर दें। अगला हमारा आता है GS4 का, जिसमें साइंस टेक मिलेगी, इकोनॉमी मिलेगी, इन्वायरमेंट मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी और डिजास्टर मैनेजमेंट मिलेगा। इसके बारे में खास बात ये याद रखना, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं, ट्रेडिशनल इकोनॉमी नहीं आती है, केवल और केवल एग्रीकल्चर से संबद्ध क्वेश्चन आते हैं। तो हम एग्रीकल्चर के क्वेश्चन को ही आपको कवर कराएंगे। बाकी इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है ट्रेडिशनल, अभी के हाल के प्रश्न पत्रों को अगर मैं बताऊं, ठीक है। जो 1-2 थोड़े बहुत क्वेश्चन होते भी हैं बैंकों की समस्या से रिलेटेड, RBI के सुधार से संबंधित, है ना, शेयर मार्केट से, वो सब करंट में आ जाते हैं। तो करंट का ही पोर्शन है एग्रीकल्चर, और करंट का ही पोर्शन है आपका ये जो बैंकिंग सेक्टर है, या जो और भी बैंकिंग से संबंधित समस्याएं हैं वो, तो करंट में हम आपको बताएंगे। या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये करंट की होती हैं, ये ट्रेडिशनल नहीं पूछता है। एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी पूरा का पूरा आपका करंट से संबंध है। और करंट का मतलब क्या है, ये अप्लाइड ज्यादा होता है। अप्लाइड का मतलब आपके रोजमर्रा के जीवन से। जैसे एक बार मुझे याद है कि एक क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा है कि शहरी क्षेत्रों में जो तापमान है वो अपेक्षाकृत अधिक क्यों होता है, जबकि गांव स्तर में तापमान जो होता है वो काफी कम होता है। और इसी को उसने दूसरी लैंग्वेज में पूछ दिया था, कंक्रीट की दीवारों को लेकर, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे जो एक क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा मुझे याद है, वो ये कि भारत में इतनी ज्यादा वर्षा होने के बावजूद भी कहीं पे जल आदि प्लाव देखने को मिलता है तो कहीं पे सूखा। इस समस्या को कैसे आप दूर करेंगे? और सबसे बड़ी बात है ना, जो आपसे सुझाव मांगता है वो आपके व्यक्तिगत लाइफ से मांगता है, किताबी नहीं मांगता। और 90% बच्चे किताबी लिख के आते हैं, किताबी आपको नहीं लिखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आंसर राइटिंग में। तो ये हमारा अप्लाइड होता है, ठीक है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी में हमें मोटे तौर पे तो पहले बेसिक कुछ चीजें पता हो, जैसे नक्सलवाद क्या है, ठीक है, साथ ही उग्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, ये
मतलब सिंपल टॉपिक हैं, ठीक है, या भाषाईवाद क्या है, राज्यों की अपनी बातें क्या है, तो ये किस तरीके से रोल प्ले करेंगे। साथ ही सुरक्षा में जो क्वेश्चन आता है ये तो इंटरनल हमने बता दिया, एक्सटर्नल में क्या है, बॉर्डर समस्या को लेके, और इस एक्सटर्नल को यूपीएससी क्या करती है कि आपके आईआर से जोड़ देती है। तो यूपीएससी ने ये संबद्ध काम भी किया, तो वो करंट से जुड़ जाएगा, करंट में हम आपको उसको कवर कराएंगे, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी काफी हॉट टॉपिक है, मे भी इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, तो उसको भी हम आपको कवर कराएंगे। डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी हम कवर कराएंगे। अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक पूरा का पूरा पृष्ठभूमि दे रहा हूं। जो वहम बच्चों ने पाल रखा है कि नहीं उनके नोट्स ले लो, इनका ये खरीद लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा अब नहीं है। पहले एक जमाना था जब आप कोई एक बुक खरीदते थे, कोई एक नोट्स खरीदते थे और खूब सारा नोट्स का ढेर लगा के कोरियर का अपना बना लेते थे। वो काम अब करने की जरूरत नहीं है। अब केवल और केवल जो बेसिक चीजें हैं आप उन्हीं से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपदा प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो आपको सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, मैं आपको सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट से आपदा प्रबंधन को कवर करा दूंगा, ठीक है, आपको वो नहीं करना है। पांचवा जो टॉपिक है वो है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिव्यक्ति। इसका ना तो कोई नोट्स है अभी तक, ना कोई बुकलेट है। अब ये मत कह देना सर सुब्बा राव की तो बुकलेट आती है ना, सर उनकी तो बुक आती है या उनकी बुक आती है, बुक का टॉपिक ही नहीं है। नीति शास्त्र अगर किसी बुक में लिखा होता तो हर एक आदमी पढ़ के नैतिक ना बन जाए, तो ये किसी एक बुक का टॉपिक नहीं है। हाँ, बेसिक तौर पे जो इनकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है या कई बुकों का जो मिक्सअप है, वो मैं आपको एक शॉर्ट नोट में प्रोवाइड कराता रहूंगा अपनी क्लासेस के साथ में। मतलब आपको जो क्वेश्चन, वैसे तो मेरी क्लासेस आ चुकी हैं ट्रेडिशनल में, लगभग 10 वीडियो के समथिंग है, 10 से 5 वीडियो के आसपास, वहां मैंने उनको कवर कराया है, लेकिन हम उसी को या तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि हम 2021 वालों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसको कंटिन्यू करने का मतलब है कि उसमें बहुत ज्यादा क्लासेस फिर आएंगे, तो हम ये सोच रहे हैं कि उन सभी चीजों को हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको अभी कवर करा दें। तो हम पूरी की पूरी एथिक्स आपको अभी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करा देंगे। जैसे स्कूलिंग लाइफ में आपको आपके टीचर क्वेश्चन लिखा देते थे, उसी को रटवा देते थे, उसी पे प्रैक्टिस करवा देते थे, और वही आपका आगे चल के छमाही के एग्जाम में या वार्षिक जो एग्जाम होता था उसमें पूछ लेते थे। और एक बात और बताएं, प्रीलिम में आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं पूरी हद तक यूपीएससी को, लेकिन हमने अब क्या प्रीलिम में भी आपको प्रेडिक्ट करके दिखाई दिया था, ठीक है। लेकिन मेंस में ये मान के चलना 99% चांस होते हैं क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करने के। अगर मेंस में आपको मैंने ये जो 2500 में क्वेश्चन बोल रहा हूं कराऊंगा, तो ये मान के चलना कि जितने भी ये पेपर आएंगे उन सब में वो क्वेश्चन होंगे ही होंगे, उससे ज्यादा बाहर कुछ भी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। एथिक्स में बस ये हो सकता है कि थोड़ी टर्मिनोलॉजी अलग ढंग से पूछ ले, लेकिन लिखना वही होगा, ठीक है। तो ये काम हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ट्रेडिशनल का मिक्सअप होगा, तो इसको हम कवर कराएंगे। जितनी बैक ईयर में आपकी केस स्टडी आई है उनको भी कवर करा देंगे, बैक ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी कवर करा देंगे, तो आपका ट्रेडिशनल यहाँ पे कवर हो जाएगा। रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल में मैं हिस्ट्री ऑप्शनल अभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित ही मैं आपके सारे आंसर चेक करूंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल से संबंधित ही कोई भी काम है उसको कवर करूंगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं, जो मैं आपको 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन दूंगा उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं ऐड है, उसका अलग पैटर्न चलेगा, और वो केवल हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चे ही उसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, नॉर्मल बच्चा कोई नहीं लिखेगा। जीएस का जब हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा तो जीएस का मैं उसमें बता दूंगा ये जीएस का है, तो वो बच्चा जीएस के लिए लिखेगा, लेकिन ऑप्शनल वाला बच्चा ऑप्शनल के लिए लिखेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे दो बातें, एक जो इंपॉर्टेंट है वो ये, मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, ठीक है। अगर आप में से किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है या कोई भी अन्य ऑप्शनल है, तो उस ऑप्शनल को आप स्ट्रॉन्ग करें, उसकी जबरदस्त आंसर राइटिंग करें। क्यों? क्योंकि जीएस में हम आपको कितना भी तैयार करेंगे ना, कितना भी तैयार कर देंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आप 125 पर ही रहेंगे मैक्सिमम, क्योंकि जीएस में आज कोई भी व्यक्ति टीचर नंबर नहीं देता है। जीएस में बहुत सारे रीजन होते हैं, उसके नंबर नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी मान के चल रहा हूं, मैं आपको 25 चारों में पहुंचा दूंगा, और 125 अगर मैं आपको, सॉरी चारों में कह रहा हूं, तीनों में मैं आपको 125 पे पहुंचा दूंगा।
चौथा जो है एथिक्स का, इसमें मेरी गारंटी कि 160 के समथिंग आपको ले जाऊंगा। ऐसे की जो बात है, अगर आप मेरे साथ ऐसे लिखते हैं, मेरे साथ कमियों को दूर करते हैं, तो मैं 180 तक पहुंचाने की हिम्मत रखता हूं। हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो 380 या कहें 350 प्लस पहुंचा दूंगा। अभी तक भारतवर्ष में जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं वो आपको यही कहेंगे कि हम इसमें 100 तक पहुंचा देंगे, हम इसमें 120 तक पहुंचा देंगे, इसमें हम आपको 135 140 पहुंचा देंगे और इसमें 310 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा ये रेशियो ही नहीं होता है, मेरा रेशियो हट के होता है और वो मैं अपनी मेहनत से जब करता हूं तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं। लिंक करने का मेरा प्रोसेस अलग है, टॉपिक को संक्षिप्त में पढ़ाने का प्रोसेस अलग है, शब्दावलियां कैसे उपयोग करना है ये भी अलग है, और सबसे बड़ी बात है कि हम आपके एक एक शब्द पे ध्यान देते हैं, लोकल टर्मिनोलॉजी को आपके एलिमिनेट करते हैं और एक जो मानक भाषा है यूपीएससी की उसको आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत थी, इतनी बातें उम्मीद है आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, आपको एक एक पैटर्न जो यूपीएससी का पेपर है, जो सिलेबस है, उसको आपके साथ डिफाइन करते हैं और बताएंगे कि हम क्वेश्चन कैसे कवर कराएंगे। जैसे आपका यहाँ पे GS1 का ये पेपर आपको मिला, GS1 में आपको आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी के टॉपिक आपको ऐसे मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया होगा, इस टॉपिक से, पहले टॉपिक से, इससे संबद्ध हम आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे बैक ईयर में। इससे संबद्ध जो भी क्वेश्चन आया होगा, इससे संबद्ध बैक ईयर के क्वेश्चन करा देंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया होगा, इनसे संबद्ध करा देंगे। मतलब हम ऐसे करेंगे खंड बाई खंड। जैसे यहाँ पे 4 टॉपिक आपको ये दिख गए, ठीक है, 3 यहाँ पे, ये लगभग 11 टॉपिक हो गए यहाँ पे, ठीक है, 12 टॉपिक। मतलब GS1 में आपके 12 टॉपिक मुझे मिलते हैं, तो 12 टॉपिक का मतलब है 12 टॉपिक से संबद्ध क्वेश्चन हम आपको कवर करा देंगे। अब 12 टॉपिक से संबद्ध जब क्वेश्चन कवर कराएंगे तो मे बी ये क्वेश्चन 150 के एबो ही होंगे, मे बी 150 के एबो ट्रेडिशनल का। करंट का जो होगा वो करंट से हम कराएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्वेश्चन होगा कैसे, तो कुछ ऐसे आप समझो, जैसे भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, मान लो ये टॉपिक मैंने आपको कराया, तो पहले मैं आपको पूरा भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इंपैक्ट क्या पड़ा, सब बता दूंगा पूरा सिनॉप्सिस के रूप में। पूरी एक क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटे की ले लूंगा, ठीक है। और ये क्लास जब खत्म हो जाएगी आपकी भूमंडलीकरण के प्रभाव से संबंधित, तब आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, कारण पे बताइए, प्रभाव पे बताइए, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। और जब आप वो बताएंगे तो आप उसमें करंट को ऐड करेंगे कि भारत सरकार कैसे भूमंडलीकरण को रोकने का प्रयत्न कर रही है, सुझाव बताएंगे उसमें, और ये कितना पॉजिटिव है कितना निगेटिव है ये भी बताएंगे। तो वो चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार बेसिक तौर पे हम भूमंडलीकरण का मर्म बता देंगे। जैसे यहाँ पे कि महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, ये सारी चीजें, उनकी समस्याएं, शहरीकरण व चौपाए। मोटे तौर पर ये एक ही टॉपिक है कि महिला या भारतीय समाज में महिलाएं या विश्व स्तर पर महिलाएं, तो हम महिला रूपी टॉपिक को पूरा कवर करा देंगे। और जब महिला रूपी टॉपिक को कवर कराएंगे तो 2 घंटे के आसपास की क्लास होगी, जिसमें पूरा का पूरा फेमिनिज्म कवर हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात, एक बात और बताएं आपको, मे बी अगर मैं चाहूंगा तो इसको 2 पार्ट में कवर करा दूंगा। क्यों? क्योंकि वुमेन से रिलेटेड आपको एथिक्स में भी क्वेश्चन कवर करना पड़ता है। तो वुमेन से रिलेटेड जब एथिक्स में आप कवर करेंगे और यहीं पे क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपने वुमेन के बारे में या वुमेन टॉपिक पे पढ़ लिया, महिलाओं पे पढ़ लिया, तो ऐसे में आपकी कलम आपकी चाकरी करने लगेगी। जैसे आता है ना कि पितृसत्तावाद की जड़ें आज भी समाज में कहीं ना कहीं विद्यमान रहती हैं, तो ये तो तभी कर सकते हो जब वुमेन के बारे में पूरा पता हो, पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, न केवल उनकी फिजिकल समस्या, न केवल उनकी इमोशनल समस्याएं, न केवल उनकी सिक्योरिटी की समस्याएं। हम लोग क्या करते हैं ना कि वुमेन को जब पढ़ते हैं तो बस यही पढ़ते हैं, अच्छा वुमेन को ये बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा, असमानता का ये है। अरे भाई, ये बेसिक चीजें ये सब लोग लिख लेते हैं। वुमेन के जो और इशू हैं, फिजिकल हो गए, इमोशनल हो गए, सोसाइटी के जो हो गए, सिक्योरिटी के जो हो गए, या जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, या रूरल एरिया में जो वुमेन्स हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं और गवर्नमेंट कहां तक आई है, तो वो हम आपको ऐसे कवर कराएंगे। समझ रहे हैं? मोटे तौर पर मेरा एक ही उद्देश्य है आपको कवर कराने का, इन हर एक टॉपिक को। अगले हमारे पास जो लगभग
कितने दिन का समय शेष है, लगभग 60 दिन वो और 20 दिन हमारा इधर, मतलब 80 दिन का हमारा समय शेष है यूपीएससी मेंस के लिए। तो 80 दिन में लगभग हम ये सारे टॉपिक आपको कवर करा दें। अभी आप काउंट करते रहिए। GS1 में आपको 12 यहाँ पे मोटे टॉपिक मिल गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं GS2 में हमें कौन कौन से कितने टॉपिक मिलेंगे। GS2 में आप देखेंगे तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 10 और यहाँ पे 10 17 20, मतलब 20 टॉपिक हमारे यहाँ पे हैं और वहां पे हमने 12 टॉपिक, मतलब हमारे कितने हो गए 32 टॉपिक ये हो गए। 32 टॉपिक के बाद हमारा GS3 में कितना मिला, 2 ये मिले यहाँ पे और 11 ये, 11 के बाद 19, 19 के बाद 20, मतलब 20 प्लस 20 और प्लस आपके 12, 40 10 50 तो 52 टॉपिक में मान के चलता हूँ हमको मिले हैं। 52 का मतलब मैं मान के चलता हूँ 50 टॉपिक मिले। 50 टॉपिक मिलने के बाद मैं ये मान के चलता हूँ हर एक टॉपिक में हमें 10 क्वेश्चन कराने होंगे। हर एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन कराने होंगे। हर एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 500 क्वेश्चन हमें कराने हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, इन 500 क्वेश्चन को 5 टाइप में करेंगे। मान लो हमने वुमेन के प्रभाव देख लिए, कारण देख लिया, ठीक है, उनके समझ चुनौतियां कौन है उनको देख लिया, तो कुछ इस तरीके से कवर करेंगे ताकि होलिस्टिक रूप में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। और ऐसे हम आपको 2500 ये क्वेश्चन कवर करा देंगे। 2500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। बैक ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए वो भी आपको सारे कवर करा देंगे। एथिक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट अलग है, उसको एथिक्स के हिसाब से डील करेंगे। एसे के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो आप बेसिक चीजें एसे की जानते हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या पैटर्न होगा, क्या प्रारूप होगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी आपको बस ये काम करना है कि कल से जो GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इन 4 क्वेश्चन की आप PDF जो आपको भेजी जाएगी, आपको जो ऑडियो भेजा जाएगा उस PDF को आपको देखना है, उस ऑडियो को आपको सुनना है। लगभग हर एक क्वेश्चन का ऑडियो 4 मिनट से 5 मिनट का होगा। उन क्वेश्चन के ऑडियो को सुन के एज इट इज वैसे ही लिखने का प्रयत्न करें। जरा से भी मक्कारी, जरा सा भी कुछ किए तो आप जानते हो सकता है एक आंसर लिखने में जो नए बच्चे हैं उनको शुरू में 2 घंटा लगा दो, लेकिन धीरे धीरे आपका क्वेश्चन अपने आप सहज होने लगेगा, ठीक है। तो जो हम आपको क्वेश्चन कल से प्रोवाइड कराएंगे, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे GS1, GS2, GS3, GS4 के। उन क्वेश्चन की आपको PDF मिलेगी। PDF मिलेगी तो दोनों फॉर्म में हो सकती है, प्रिंट फॉर्म में भी हो सकती है और आपको हैंड रिटन भी हो सकती है। हैंड रिटन जो होगी तो उसका फ्रेम होगा, कंटेंट आपको हम बता देंगे कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। फिर हम उस चीज को क्या करेंगे कि जब आप लिखकर हमें भेजेंगे तो हम उस लिखकर भेजने के बाद उसको जब चेक करेंगे तो उसमें नए नए पॉइंट और ऐड करेंगे। भले ही आपका कितना अच्छा हो, हम उसमें और नए नए पॉइंट ऐड करेंगे और नए नए पॉइंट ऐड करके हम ये करेंगे कि ताकि आप आगे चलकर उस टॉपिक पे एक पकड़ बना सकें और आप उसके आंसर को लिख लें। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ GS1 GS2 का, हम इससे पहले आपको वो टॉपिक भी कवर कराएंगे। मतलब हमने आपको जैसे GS1 का कल एक टॉपिक कराया और GS1 के एक टॉपिक में मान लो हमने ये टॉपिक लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक लिया ट्रेडिशनल का, और हमने आपको यहाँ पे पुनर्जागरण के बारे में लिया कि पुनर्जागरण के क्या कारण है, क्या प्रभाव हुए। मान लो कारण पे हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो हम पुनर्जागरण का बेसिक लेक्चर आपका 1 घंटे में, आधे घंटे में जैसा होगा वैसा ले लेंगे, ऐसे ही एज इट इज ऑनलाइन रूप में। लेने के बाद हम क्या करेंगे, आपको उसी से संबंधित एक क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि अब आपको पूरी स्टोरी पता है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। आप वैसा लिख लेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। पहले हम क्या करते थे, अभी मैंने जो बोला ऑडियो मुझे पहले वाला याद था, तो ऑडियो में कई सारे बच्चों को दिक्कत ही होती थी, एज इट इज वो वही लिखते थे, उनके अंदर थिंकिंग नाम की चीज आ नहीं पाती थी। तो अगर हमने आपको 1 घंटे की क्लास ले ली और कह दिया कि इस 1 घंटे की क्लास को आपको 150 शब्दों में समेट कर लिखना है क्वेश्चन के फॉर्म में,
तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो टॉपिक अपने आप धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और ऐसे करके हम आपको सारे के सारे जो भी ये 52 टॉपिक हैं ये पूरे कवर करा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन और तरीका कोई हो नहीं सकता है। कारण ये है कि अगर हम सिलेबस को आपको एक एक करके वैसे पढ़ाना चाहें, बकवास टाइप का 2-2 घंटे की क्लास लेके, तो आप समझ सकते हो कि 52 क्लास का मतलब 52 टॉपिक का मतलब 52 क्लास नहीं होंगी। 52 टॉपिक का मतलब है कुछ नहीं तो लगभग 300 से भी ज़्यादा क्लासेस। और 300 क्लासेस का मतलब है कि 300 इंटू आपका लगभग 2, ठीक है, मतलब 600 घंटे से भी ऊपर की क्लासेस जाके आपकी बनेंगी जाके। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आप थक जाएंगे बहुत ज़्यादा और दिक्कत में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ करंट से होती तो करंट से ही करेंगे। हाँ, आपको जो यहाँ पे करने हैं काम, कुछ वो काम ये करने हैं, हम आपको जो न्यूज़पेपर भेजेंगे, ठीक है, जो भी हम आपको न्यूज़पेपर भेजेंगे, उस न्यूज़पेपर में आपको क्या करना है कि उस न्यूज़पेपर में जो अच्छी लाइनें हैं, ठीक है, उन लाइंस को आपको लिख लेना है। अब आपके दिमाग में ज़रा अच्छी लाइनें क्या होती हैं, अच्छी लाइनें कैसी आती हैं, तो अच्छी लाइनें कैसी आती हैं वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं कि अच्छी लाइनें आती कैसे हैं। हम क्या करेंगे, अभी तक हम आपको जो न्यूज़पेपर भेजते थे तो ऐसे कटिंग करके भेज देते थे। अब हम क्या करेंगे, पूरे न्यूज़पेपर की आपको पीडीएफ भेजेंगे। और उस पीडीएफ में भी खास बात क्या होगी कि पीडीएफ केवल उसी पेज का आएगा, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा नमूना दिखाता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आपको दिखा देते हैं एक बार हम पेपर कि हम आपको अब जो न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराएंगे वो कुछ किस तरीके का होगा, ठीक है। तो जैसा कि ऐसा न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, आज ही का न्यूज़पेपर है मान लो, तो यहाँ पे हमें ये कुछ नहीं पढ़ना होता है पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है एडिटोरियल, ठीक है। तो हम एडिटोरियल को यहाँ पे ध्यान में देखेंगे कि एडिटोरियल कहाँ पे हमें ये एडिटोरियल, जैसे मान लो सपोज कीजिए ये मिला, तो हम क्या करेंगे, इस एडिटोरियल को आपको कैसे पढ़ना है। जैसे आप तो पढ़ेंगे इसे पूरा का पूरा, लेकिन हम इस एडिटोरियल को कुछ चेंज कर देंगे। अरे भाई इसको भी ना, हाँ, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज हमने क्या किया है कि अभी तक आपसे हम कहते हैं इसको पढ़ लो, तो आपको जो मर्जी आती है सो इसमें आप पढ़ते रहते हो, लेकिन हम इसमें चेंज ये करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको हाईलाइट कर देंगे मोटे मोटे पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ पे देश के बैंकों को बुरे कर्ज के बोझ से हल्का करने के लिए सरकार ने बैड बैंक की स्थापना की है, तो ये क्या होती हैं, ये बेसिक तौर पे यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। जो भी लाइन अच्छी से अच्छी मिलेगी, ये तो मान लो कौन माइक ऑन किए हुए है, सविता जी माइक ऑफ कर लें प्लीज, सविता जी माइक ऑफ कर लें यहाँ पे। हाँ, ये जैसे मान लो यहाँ पे कोई लाइन हमें मिल गई अच्छी सी, वो लाइन हम आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे देंगे। आपका काम क्या होगा कि आप उस लाइन को क्या करेंगे, उस लाइन को लिख लेंगे। आपको एक कॉपी बनानी है, उस कॉपी में उन लाइन को लिखते जाइएगा, टॉपिक बनाते जाइए कि ये बैंकिंग से संबंधित है तो हमने बैंक से संबंधित 2-3 लाइनें लिख ली। कोई तथ्य अगर दिया होगा तो उस तथ्य को लिख लेना है वहां पे। फायदा ये होगा कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको उस टॉपिक से संबद्ध बहुत सारी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी, समझ गए। तो ये काम आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा और काफी अच्छा रहेगा। जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं ना तो आप कहते हैं हमारे पास वर्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो नैतिकता की कच्ची डोर, अब ये पूरा का पूरा जो पेज आया है, ये कल हम आपको न्यूज़पेपर शेयर करेंगे, सब आज नहीं किया है। ये जैसे पूरा का पूरा टॉपिक आया है तो इस टॉपिक की क्लिप को हम आपको कट करके भेज देंगे और इसी से संबद्ध एक क्वेश्चन भी भेज देंगे और आपसे कहेंगे कि आप इसको लिख कर बताइए। क्वेश्चन जो होगा वो इसी टॉपिक से संबद्ध होगा, तो आपको अपने मन से पढ़ के अपने उत्तर को लिखना है और साथ ही कुछ नए पॉइंट ऐड करने हैं। तो आप अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक रूप से बहुत सारे ऐसे प्रश्न कर लेंगे जो हो सकता है किसी किताब में ना हो, किसी नोट्स में ना हो, बट आप उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो ऐसा हम कुछ प्रोसेस करने वाले हैं। साथ ही जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम आपको GS1 करा रहे होंगे, GS2 करा रहे होंगे, GS3 करा रहे होंगे, GS4 कवर करा रहे होंगे, तो हमारे पास एसे बच जाता है। एसे के लिए हमने ये प्लान रखा कि संडे हम आपको एसे कवर कराएंगे।
संडे को एक ऐसे देंगे, अर्थात अगर मैं ये मानकर चलूं कि हमारे पास टोटल 80 दिन है, तो 80 दिन में हमारे पास लगभग 10 संडे मिलेंगे। 10 संडे में मैं आपको 10 ऐसे अलग अलग टॉपिक के कवर कराऊंगा। हालांकि अधिकांश टॉपिक कुछ हो चुके हैं, कुछ जो रह गए हैं, उन 10 ऐसे को कवर कराऊंगा। उसके लिए आपको हमारी अभी ऐसे से संबंधित एक वीडियो है, उसे देखना है। उसमें हमने आपको बताया कि कैसे आपको एक बुक बनानी है, कॉपी बनानी है, ठीक है। उस कॉपी में आपको क्या करना है कि उस कॉपी में अलग अलग सिनॉप्सिस के पार्ट कर लेने हैं कि महिला पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, इस पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें आपको करनी है। साथ ही हम आपको डेली का डेली ऐसे से संबंधित इंपॉर्टेंट लाइंस या इंपॉर्टेंट क्यूटोज शेयर करेंगे, ताकि आप जब भी कोई ऐसे लिखें, किसी भी विषय पे लिखें, तो उसमें काफी सहज अनुकूल हों। मान लीजिए हमने वुमेन से रिलेटेड कोई आपको टॉपिक पे संबंध 3 से 4 लाइन की कोई कविता भेज दी, तो आप उसे अलग से लिख लें अपने पास शॉर्ट नोट्स के रूप में। धीरे धीरे क्या होगा कि वुमेन से संबंधित आपको लगभग 50 कविताएं मिल जाएंगी, तो आप कहीं पे भी उसका उपयोग कर पाएंगे। जो हम आपको ऐसे आप जब लिख के 10 ऐसे जो हम आपको देंगे, एक सप्ताह में एक ऐसे, तो आप लोग जब लिखेंगे तो उसका तरीका तो हम एक बताएंगे। आप में से अगर 50 लोगों ने लिखा है तो उसके 50 तरीके और बता देंगे, तो आपकी बुद्धि बहुत तेजी से ब्रॉड हो जाएगी और साथ ही बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द आपको मिलेंगे। मान लीजिए जैसे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो मैं कुछ बच्चों के आंसर पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, उनके ऐसे में जब हम बोलेंगे या आंसर में बोलेंगे ये शब्द बहुत अच्छा है, तो आप उस शब्द को अपनी एक डिक्शनरी में लिख लेना कॉपी में, और कोशिश करना उस शब्द का उपयोग आप भी करने लगे अपने उत्तर में, तो आपका उत्तर अपने आप परिपक्व होगा। एक बात बस याद रखना, केवल और केवल अपने आंसर को ही मत चेक करना, बाकी जितने बच्चे आंसर लिखकर भेजते हैं उनका जो हमने चेक किया है उसे भी सुनना। हालांकि सुनेंगे तो आप वैसे भी, कारण क्या है, इस बार हम आप लोगों का आंसर इंडिविजुअल रूप से नहीं चेक करेंगे। मतलब ऐसा नहीं चेक होगा आंसर कि आपने एक भेजा और हमने एक के लिए 15 मिनट का एक वीडियो बना दिया, बिल्कुल भी नहीं। इस बार जो आंसर होंगे, मान लो पूरे दिन में अगर आपके 20 आंसर एक दिन में आए तो 20 आंसर का एक वीडियो बन जाएगा। मैक्सिमम 50 होगा, मिनिमम 20 तक के वीडियो होंगे। तो ये जो 20 वीडियो आएंगे, इन 20 का आपके साथ आंसर चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मक्कारी ये कर सकते हैं कि वो केवल और केवल अपना ही वीडियो देखेंगे, बाकी किसी का वीडियो नहीं देखेंगे, या अपनी हुई 15 मिनट की क्लिप देखेंगे। तो हम आप में से किसी से भी कभी भी ओरली पूछ लेंगे कि आपने उसका आंसर सुना था, उसमें ये मैंने कमी बताई थी, देखी थी। अगर आपने वहां पे कमी नहीं बता पाए तो अगली बार आपका आंसर नहीं चेक होगा। सिंपल सा मतलब है कि आंसर राइटिंग की जो 20 क्वेश्चन की क्लासेस होगी, में भी 10 मिनट पर क्वेश्चन में अगर हम देंगे तो 200 मिनट के आसपास, या कहें 2 घंटे के आसपास की क्लास या 1.5 घंटे की क्लास, जैसी भी वो क्लास होगी, उस क्लास को हम वहां पे आपको कवर करेंगे। तो वो क्लास आपको देखनी अनिवार्य है। आपको दोनों मोड में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिल जाएगी, आप दोनों वो देख सकते हैं। हालांकि अच्छे से पता है 20 का 20 आंसर डेली कोई नहीं लिखता है, तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। शुरू में तो बच्चे सब लिखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आके सब थक जाते हैं और टूट फूट के गिर पड़ते हैं। तो वो आपको जैसी आपकी इच्छा लगे वैसा करना। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो GS1 में हमने आपको वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन कराया, जिस टॉपिक को हम कराएंगे उसी से संबंध बैक ईयर में जितने क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको दे देंगे। जो बैक ईयर कवर कराएंगे हम वो कवर कराएंगे ही, साथ में हम आपको उस टॉपिक से संबंध प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे देंगे, और आपको न्यू जो क्वेश्चन है वो भी दे देंगे। तो आप अगर थोड़ा अच्छे हैं, परिपक्व हैं और मन करता है और इस बार का एग्जाम मेंस लिखना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप न केवल न्यू वाला क्वेश्चन करें, बैक ईयर के उसी टॉपिक से एज इट इज सेम टू सेम जो क्वेश्चन आए हैं उन 3 से 4 क्वेश्चन को भी लिखकर भेज दें, तो आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। समझ गए? मतलब अगर मैं कहूं कि पूरी की पूरी क्लास का निचोड़ क्या है, तो पूरी की पूरी क्लास का निचोड़ यही है कि आपको आंसर राइटिंग के माध्यम से मेंस का पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे, और मेंस का पूरा जब सिलेबस कवर हो जाएगा
2500 के समथिंग जो क्वेश्चन ये वाले होंगे, बाकी लगभग 2 से 3000 क्वेश्चन आपके बैक ईयर के हो जाएंगे जो आप करेंगे। उसके अलावा आपके करंट के क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटली ये 11000 के समथिंग मेरा टारगेट है। इतना हो जाएगा तो बहुत है। इतना आपको प्रैक्टिस करना है और जबरदस्त प्रैक्टिस करना है। आपके हाथ दर्द करें, पैर दर्द करे, उंगली टूट जाए, कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपको लिखना है। एक बात और याद रखना, जब आप आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हम आपको आंसर राइटिंग लिखते वक्त प्राइज भी करते हैं हर मंथ, ठीक है। लेकिन इस बार हम आपको प्राइज हर मंथ नहीं करेंगे। इस बार हम इसलिए हर मंथ नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको एक पूरा होलिस्टिक प्राइज देने वाले हैं, तो वो हम देंगे अपने समय के अनुरूप, ठीक है। उसकी कंडीशंस भी कई सारी थी, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। एक और जो खास बात वो ये कि किसी दूसरे संस्थान का हम आंसर नहीं चेक करेंगे। मान लो आप हमारे यहाँ भी लिख रहे हो, दूसरे यहाँ भी लिख रहे हो और कोई दूसरा क्वेश्चन आके हमें चेक करा रहे हो, तो वो भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और वैसे भी हम आपको इतने क्वेश्चन देंगे कि आप मेरे ही नहीं लिख पाओगे, तो दूसरे वाले का लिख के चेक करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं यही होगा कि आप मेरे क्वेश्चन से समझौता किए हो, तो हम दूसरे नहीं चेक करेंगे। एक और बात कि उस बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे जिसने मेरी क्लास सुनी ही नहीं है और आंसर उस क्वेश्चन का लिख दिया, मतलब तुक्केबाज टाइप का इंसान, कि उसने देखा अरे महिला पे ही तो लिखना है और महिला पे लिख दिया और उस पे मेरे पॉइंट एक भी नहीं है, तो उसका आंसर नहीं चेक करेंगे। मेरा आंसर चेक करवाने का क्राइटेरिया ये है कि मेरी क्लास सुनो, उस क्लास के लगभग कुछ नहीं तो 50% पॉइंट उसमें हो, उसका प्रोसेस हो लिखने का, तब हम आपका आंसर चेक करेंगे। वरना कोई हाथ जोड़े, विनती करे, चमन्नी अठन्नी बांटे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चों को पता है श्री आईएएस एकेडमी को पब्लिसिटी नहीं चाहिए किसी भी तरीके की, और एडवर्टाइज हम करते नहीं हैं। हाँ, एक जो प्रोसेस हमने कर रखा है वो यही कि हम ग्रुप में बच्चों को छांटेंगे, देखेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे कि अगर आप में से अधिकांश बच्चे अच्छा लिख रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हो और हमने ये चीज़ देखा है, तो आपको अलग से हम रिवॉर्ड करेंगे। वो रिवॉर्ड कब होगा, कैसे होगा, ये आपको नहीं पता होगा, किसी को किस बेस पे करेंगे ये भी आपको नहीं पता होगा, लेकिन करेंगे जरूर। मतलब वो जो आंसर राइटिंग की प्राइस थी उसको क्लोज करके अचानक से कोई रिवॉर्ड वाली बात होगी। मान लो आपने सपोज करो आपने 45 क्वेश्चन लिख दिए और बड़े अच्छे 45 क्वेश्चन लिखे, 45 में आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही बढ़ रहा है, तो हम रिवॉर्ड कर देंगे। आप मेहनत जबरदस्त कर रहे हैं, सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम आपको रिवॉर्ड कर देंगे। मतलब हम ऐसा कुछ करेंगे। बाकी जो चीजें हैं आपकी पढ़ाई को लेकर, जो बच्चे मेंस इस बार का देंगे, रिजल्ट के बाद जो भी परिणाम आएगा, तो उनके लिए कुछ और स्पेशल चीजें होंगी, वो हम आपको बताएंगे खासतौर पे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद, कि हम आपको अपने पास बुलाने वाले हैं या वहीं पे रह के आपको कुछ और सुविधाएं प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। रही बात मेंस की बुक को लेकर कि मेंस की कौन कौन सी बुक हमें इसके लिए पढ़नी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से जो भी आपके पास बुक हो एक बार मुझे बता देना कि आपके पास कौन कौन सी बुक हैं। आमतौर पर अधिकांश बच्चों के पास कोई ना कोई मेंस की बुक पढ़ी ही होगी, ठीक है, तो वो बुक हमें बता देना, हम उस पर थोड़ा सोच लेंगे। वरना अगर कोई बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जो PDF शेयर करें उसके आप नोट्स बना लें, प्रिंट मत निकलवाना। जहां प्रिंट की जरूरत पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा कि आप वहां के प्रिंट निकलवा लें, जहां कोरियर की जरूरत पड़ेगी वहां कोरियर बता दूंगा, जिस बुक को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी वो बुक बता दूंगा, वो बुक कहां से परचेज करनी ये भी बता दूंगा, ठीक है, हर चीज बता दूंगा वहां पे। और अगर हो सकता है वो बुक अगर हमें प्रोवाइड करानी हुई, अगर हमें लगा कि आप मेहनती हैं, अच्छे हैं, तो हम भी उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम है, ये कुछ हमारा पैटर्न है। कल से हम इन चीज़ों को शुरू करेंगे और 12 अक्टूबर से मतलब उम्मीद है कि आप सभी लोग, चाहे 21 के देने वाले हैं, 22 के देने वाले हैं, 23 के देने वाले हैं, सभी लोग लिखेंगे। लेकिन 22, 23, 24 के जो देने वाले बच्चे हैं उनसे यही विनम्र निवेदन है, पहले 21 वाले बच्चों के 100 से 200 प्रश्न सुन लें, समझ लें कि हाँ लिखने का प्रोसेस होता कैसे है, बेसिक जो गलतियां हैं वो हमें कैसे नहीं करनी है, तभी वो लिखें। अभी से लिखोगे कोई फायदा नहीं है। कारण ये है कि आपने लिखा, हमने देखा, कोई तथ्य नहीं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे ग्रुप में कई सारे बच्चे आंसर लिख के भेज रहे थे, हमने देखा उनके आंसर, सब चीज कॉमन है। मतलब आंसर वो नहीं लिख रहे, एक तरीके का मजाक करते हैं क्वेश्चन के साथ में, वो डायग्राम बना दो, ये बना, हर जगह डायग्राम थोड़ा ना होता है।
सुबह शाम अगर आप दाल रोटी खाओगे तो बोर हो जाओगे ना, कुछ तो चेंज करना चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी लानी चाहिए। तो वो बातें हम आपको बताते रहेंगे, तब आप लोग लिखना, पहले दिन से ही लिखना मत। टॉपिक की समझ बनाना, उसके आंसर को देखना, फ्रेम देखना, तब लिखना। और तब आप अगर 22-23 वाले बच्चे लिखेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और नहीं सीखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, जिंदगी में कभी आंसर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, सीख सकते हो, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते अगर सीखने की आपके अंदर ललक है तो इतनी बातें हमने आपको कवर करा दी। अब आपको कल से हमारे टॉपिक मिलेंगे, कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये आपको पहले पता चल जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा पहले। क्लास कब से आएगी ये भी आपको पता चल जाएगा, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, आपको क्लास की टाइमिंग लगभग 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले पता चल जाएगी। मे भी अधिकांश जो क्लासेस होंगी वो सुबह 10 बजे के समथिंग स्टार्ट होंगी, 2:30 बजे 2 बजे तक चलेंगी। शाम की जो क्लासेस होंगी वो 6 बजे के समथिंग स्टार्ट होंगी, 6 या 8 बजे के, वो भी 10 से 12 चलेंगी। बीच में हम कुछ और करेंगे रिकॉर्डेड अपनी तरफ से, उसकी क्लासेस अलग से आएंगी तो वो भी हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, अभी बस आपको यही करना है कि जो भी हमने अभी आपको बातें बताई इन पे ध्यान लगाना है। जो भी आपके बुक रखी हैं, A4 के पेपर हैं, तो चुपचाप बैठ के आज काम ये करो कि A4 में लाइनें खींचो बैठ के, लगभग हजारों पेज, 500 पेज, 600 पेज, मतलब 1 बंडल 2 बंडल तो निपटा ही दो लाइन खींच के पटरी से। और पटरी से खींचना है, पटरी का मतलब स्केल से खींचना है, ये नहीं कि ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे बना दो। ये डिजाइन और क्रिएटिविटी, उसमें ड्रामा मत करना, साइड में कुछ भी मत लिखना, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे गोविंद, ये कुछ भी ड्रामा नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे बस टॉपिक लिखना है। GS1 का होगा, GS2 का, डेट लिखनी है, जो भी होगा वो आंसर राइटिंग वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे होगा, तो वो आप करेंगे। ठीक है, रही बात जो ये मेंस का प्रोग्राम होगा, तो सर क्या इसमें कुछ छूट जाएगा? तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये भी मेरी गारंटी है कि कोई भी बच्चे ने अगर 18 महीने के कोर्स भी करके आया होगा ना, आप ये केवल 80 दिन की क्लासेस कवर कर लोगे तो अपने आप आपका मेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, एक काम जो आपको करते रहना है वो ये, हम आपको ओनली IAS की एडिटोरियल की डेली न्यूज़पेपर की लिंक शेयर किया करेंगे वीडियो की। ठीक है, वो वीडियो जरूर आपको सुनना है। साथ ही मैं आपको वियोन नाम का एक चैनल है, उसकी भी मतलब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, उनके जो आर्टिकल आते हैं इंग्लिश के, उसको भी आपको सुनना है। भले समझ में आए ना आए, लेकिन सुनना है। धीरे धीरे आप हैबिट में आ जाएगा और वो आप काफ़ी सारी चीज़ें सुन लेंगे। ओनली IAS का एडिटोरियल जब आप सुनेंगे तो इसके आपको सिनॉप्सिस टाइप के नोट्स बनाने हैं। आप बनाएंगे तो अच्छी बात है, आप नहीं बनाएंगे तो हम भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक बार आपको वहां पे सुनना जरूर है। जब आप सुन लेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो न्यूज आर्टिकल हम आपको डेली कल से भेजेंगे, उनको आपको सुबह शाम सुबह पढ़ना है। सारे न्यूज़पेपर, मतलब 10 बजे 11 बजे क्लास शुरू होने से पहले आपको उनको सबको पढ़ लेना है। और जो न्यूज़पेपर आपको आएंगे वो 6 बजे से लेके 8 बजे के मध्य में आ जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन आता है वो कभी 7 बजे आता है, कभी 8 बजे आता है, कभी 6 बजे आ जाए, तो कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन 8 बजे तक आ जाएगा, मैक्सिमम 9 हो सकता है, लेकिन आ जाएगा। लेकिन 1 घंटे में आप तब तक पढ़ सकते हैं पूरा न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर भी हम सारे आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन न्यूज़पेपर में हिंदी का न्यूज़पेपर होगा, तीनों के तीनों, 4 न्यूज़पेपर होंगे। जनसत्ता होगा, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण होगा, बिजनेस स्टैंडर्ड होगा, लाइव मिंट का होगा, और 1-2 अगर कोई अच्छे मिल जाते हैं जिसमें आर्टिकल अच्छे होंगे वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लिश के लिए केवल आपको ओनली IAS सर वाली की एडिटोरियल ही कवर करना है, वहां से काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। हम अपनी तरफ से एडिटोरियल नहीं कवर कराएंगे, तो आपको वहाँ पे सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम आपको उसी एडिटोरियल को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जरूर कवर करा देंगे। साथ ही आपको एक और काम जो हम कराएंगे वो ये मैंने वैसे बता दिया है कि प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स हम आपको वीकली पढ़ाएंगे, डेली नहीं पढ़ाएंगे, वीकली पढ़ाएंगे, 7 दिन में एक बार। ठीक है, उसमें आपके 7 दिनों का पूरा आर्टिकल मिक्सअप होगा, उसको आपको प्रीलिम बूस्टर सीरीज में करना है और उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी आपको परेशान नहीं होना है। कोई अदर संस्थान अगर आपकी इच्छा है तो ज्वाइन कर लो। मेरी तो यही कहने का मकसद है कि आपको कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
हम ये पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। पूरा सब फ्री में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आपको कॉस्ट नहीं पे करनी, केवल आपको बस अपना रिचार्ज कराते रहना है, मोबाइल का इंटरनेट की सुविधा लेते रहना है, बेसिक जो जरूरतें हैं कॉपी किताबें वो आपको खरीदते रहना है। बाकी हमारी तरफ से कभी भी कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी तो नहीं ली जाएगी। हाँ, एक काम जो हम करेंगे वो ये कि जैसे आप हमारे साथ डेली आंसर राइटिंग करेंगे तो वीक में लगभग आप, मैं मान के चलता हूँ 60 से 70 आंसर आप कर लेंगे, या हो सकता है कई बार आप 120 कर लें। तो हम आपको संडे को क्लास कोई ना देके टेस्ट लिया करेंगे, मतलब GS1 का टेस्ट, GS2 का टेस्ट, मतलब जितना हमने आपको पढ़ाया उसका टेस्ट लिया करेंगे। और उसका जब हम टेस्ट लेंगे तो उन टेस्ट में यही खास बात होगी कि 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 पहले पेपर में, 20 दूसरे पेपर में। और उस दिन आपको वो 40 क्वेश्चन अपने 3 घंटे में लिखकर हमें भेजने हैं। वो 6 घंटे आपको वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसका ना तो हम कोई फ्रेम देंगे, ना कोई PDF देंगे, कुछ भी आंसर की नहीं देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके इन्हीं 60 क्वेश्चनों में से, इन्हीं 120 क्वेश्चनों में से कोई 20 क्वेश्चन होंगे। तो उनको आपको बिना देखे लिखना है, और लिखने के बाद वो बुकलेट पूरी की पूरी जो भी आप 60 पन्ने 40 पन्ने की होगी उसे हमें लिखकर भेजेंगे। समझ गए इतनी बातें? इससे ज़्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है और ना ही ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है। आपकी टेस्ट सीरीज भी GS की कंडक्ट हो जाएगी पूरी, आपके पूरे के पूरे आंसर कवर हो जाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बाकी आपको चिंता नहीं करनी है। उम्मीद है कि आप इतनी बातें हमारी समझ के, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो कल से हम फिर शुरू करते हैं अपने इस मेंस बूस्टअप प्रोग्राम को, और कल जो हमारा शुरू होगा तो उसमें हम GS1 के टॉपिक को, GS2 के टॉपिक को, GS3 के टॉपिक को, GS4 के टॉपिक को, इन 4 टॉपिक को कवर कराएंगे। 4 टॉपिक से संबंध आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 4 क्वेश्चन को आपको कवर करना होगा। मे भी आपको GS1 और GS2 का एक वीडियो में एक टॉपिक वो डिस्कशन मिलेगा, और GS3 GS4 का एक वीडियो में, अर्थात टोटल 2 वीडियो आपको मिला करेंगे। समझ गए? तो टेंशन नहीं लेनी है। कल से अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत करिए, आज रेस्ट करिए, A4 की कॉपी में अपना आंसर राइटिंग के लिए पूरा पैटर्न बनाइए। बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट, मतलब कल की क्लासेस में GS1 के टॉपिक के साथ में कोई एक अच्छा टॉपिक लेंगे और उसको कवर करेंगे, उसी के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।